नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग LTGIC GDC मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में हिंदी साहित्य में लेक्चर 11 लेके आए हैं, जिसमें हम प्रश्नों के उत्तर लेखन शैली का अध्ययन करेंगे और विस्तृत जानकारी एकत्रित करेंगे, जो कि हम एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से सहायक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वीराज रासो के अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। कुछ विद्वान जैसे राम कुमार वर्मा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर वूलर इस रचना को पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं। ध्यातव्य है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता का प्रश्न दो बिंदुओं पर केंद्रित है। पहली समस्या यह है कि इस रचना के 4 संस्करण उपलब्ध हैं और यह निश्चित कर पाना कठिन है कि इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रामाणिक संस्करण है। पुनः इस रचना के अंतर्गत जो घटनाएं, तिथियां और वंश परंपराएं वर्णित की गई हैं, उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता भी संदेह के घेरे में है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं: वृहत, मध्यम, लघु तथा लघुतम। इसका कारण यह है कि जो साहित्य आदिकाल में रचा गया उसमें आगे के बहुत से कवियों ने क्षेपक प्रक्षिप्त अंशों को जोड़ दिया। यही कारण है कि इस महाकाव्य को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान 4 संस्करणों की उपलब्धता को प्रमुख रूप में प्रयोग करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को अप्रामाणिक मानने के पीछे मुख्य कारण यह बताया है कि इसकी भाषा पृथ्वीराज के समय की प्रतीत नहीं होती। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आक्षेप है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा में अरबी फारसी शब्दों की भरमार है, जो कि उस काल से असंगत है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इस रचना की भाषा बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है 27। इसमें दिया है आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर लेखन करेंगे। आदिकालीन साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में इसकी परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी काल के साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उस काल की परिस्थितियों को समझना आवश्यक होता है। आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वे तात्कालिक परिस्थितियों से विकसित हुए हैं। तो पहली हेडिंग देखेंगे, राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत कई राज्यों में विभाजित हो गया था। चौहान और चंदेल वंश के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमण का भय बराबर बना रहता था। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य
आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मूल परिस्थितियों का प्रतिफल है। धार्मिक परिस्थिति में देखेंगे आदिकाल 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। फर्स्ट है सिद्ध संप्रदाय, सेकेंड नाथ संप्रदाय, थर्ड जैन संप्रदाय। इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्म के विभिन्न रूपों के साथ जैन और बौद्ध धर्म भी धर्म के वास्तविक आदर्शों से हट गए। बौद्ध धर्म में पर्याप्त परिवर्तन हो गया। अब बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा एवं योग शक्ति का समावेश होने लगा। धर्म के वास्तविक आदर्श इस काल में खत्म हो चुके थे, उनमें अंधविश्वास का समावेश हो गया। सामाजिक स्थिति में देखेंगे जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। इस अस्थिरता के दौर में अशिक्षित जन समुदाय साधु सन्यासियों की सहायता और दान की ओर दृष्टि लगाए रहते थे। सामाजिक संरचना के विघटन के साथ वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में शिथिलता आई। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लेखन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। विद्यापति मुख्यतः यौवन और श्रृंगार के कवि हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिनमें नायक और नायिका राधा कृष्ण हैं। विद्यापति ने राधा और कृष्ण का जो वर्णन किया है वह एक मिलन के लिए आतुर नर नारी का ही स्वरूप एवं मांसल रूप प्रस्तुत करता है। विद्यापति ने यौवन के श्रृंगार के अत्यंत मनोरम चित्र अंकित किए। श्रृंगार निरूपण के अंतर्गत और विशेष रूप से वियोग वर्णन के अंतर्गत उन्होंने बाह्य रूप चित्रण के साथ साथ हृदय की आंतरिक दशाओं का भी वर्णन किया है। विरह वर्णन के अंतर्गत नायिका के मन में उठने वाले हर्ष, विषाद, शोक, चिंता आदि विविध भावों के निरूपण में प्रलाप, उद्वेग, जड़ता, उन्माद आदि कई काम दशाओं के चित्रण में उन्होंने मनोवैज्ञानिक की भांति अंतर जगत का उद्घाटन किया है। अगर देखा जाए तो विद्यापति की पदावली में मुख्य रूप से राधा एवं कृष्ण की विविध काम क्रीड़ाओं का ही विस्तृत वर्णन है। इन क्रीड़ाओं में रति स्थायी भाव है तथा राधा कृष्ण परस्पर आलंबन एवं आश्रय हैं। विद्यापति की राधा तो सूर की राधा की भांति एक बालिका है और न ही जयदेव की भांति काम कलाओं में बहुत पूर्ण यौवना। उन्होंने उसका चित्रण वयसंधि की सीमा से प्रारंभ किया, जिस समय कि उसमें अनेक विपरीत बातें लक्षित होती हैं, उसी समय उसमें लज्जा का समावेश भी होता है और वह अपने हृदय की बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाती। जैसे इसमें पंक्ति दी हुई है, खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई, खने खन दसन छटा पुट हास, खने खन अधर आगे बहु बास। विद्यापति का नखशिख वर्णन प्रायः संस्कृत कवियों की परंपरा के आधार पर ही है। उन्होंने परंपरा से आते हुए उपमानों को ही ग्रहण किया है, किंतु उनके प्रयोग में नवीनता है। कवि की मौलिकता यही होती है कि वह
वह परंपरा से प्राप्त उपमानों को नवीन रूप में प्रयुक्त करें। विद्यापति के रूप वर्णन की यह विशेषता है कि उन्होंने राधा के नक्सिक वर्णन के साथ साथ कृष्ण के भी अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रेम प्रसंग के अंतर्गत कृष्ण के रूप वर्णन को स्थान दिया गया है। निष्कर्ष में लिखेंगे, अंततः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि विद्यापति अपरूप के कवि हैं। उन्होंने बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य का भी उद्घाटन किया है। इतना अवश्य है कि आंतरिक की अपेक्षा बाह्य रूप पर उनकी दृष्टि अधिक गई है और उसी का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उनके रूप वर्णन में परंपरागत रूढ़ियों का पालन होते हुए भी पर्याप्त मौलिकता है, जो कि प्रसिद्ध उपमानों के नवीन प्रयोगों में दिखाई देती है। अलौकिक सौंदर्य के सजग दृष्टा होने के कारण वे रूप वर्णन में इतनी अधिक सफलता प्राप्त कर पाए हैं। विभिन्न राज दरबारों के अत्यधिक विलासपूर्ण वातावरण के प्रभाव के कारण कहीं कहीं इनमें अश्लीलता आ गई है, परंतु फिर भी इनके वर्णन में ना तो कहीं कुरुच का परिचय मिलता है और ना ही ये वर्णन रीतकालीन कवियों की भांति ऊहात्मक है। यही विद्यापति की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसके कारण आज भी उनके पद जनसाधारण से लेकर देवालयों तक में गाए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर कर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विद्यापति से ही है 29। विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारिक? संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो लिखेंगे, विद्यापति 14वीं-15वीं शताब्दी मैथिली भाषा के महाकवि माने जाते हैं, जिसके कारण वे मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात हैं। विद्यापति को लेकर यह प्रश्न बार बार उठता है कि वे भक्ति कवि थे या श्रृंगारिक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। उनके पीछे तर्क देते हुए कहा है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को भक्त कवि कहने वालों के लिए कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को ही। इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, शुक्ल जी के अलावा हरप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा आदि विद्वान विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं, क्योंकि उनकी प्रमुख रचना पदावली में नायक नायिका के प्रेम, विरह, मिलन, मान और अनुराग का अत्यंत कोमल, भावपूर्ण और स्वाभाविक चित्रण मिलता है। लेकिन वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन सहाय आदि विद्वान विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। उनका मानना है कि विद्यापति का श्रृंगार साधारण लौकिक नहीं है, बल्कि प्राय भक्ति से अनुप्राणित है। उनके काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम अनेक स्थानों पर जीव ब्रह्म के संबंध का प्रतीक है। विद्यापति स्वयं शिव भक्त थे और उन्होंने शिव की स्तुति में भी अनेक पदों की रचना की है, जिसके कारण उनमें भक्ति भाव की गहराई विद्यमान है। किंतु निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विद्यापति को
भक्त व श्रृंगारिक खांचे में फिट करना उनके काव्य रचना के साथ अन्याय है। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद साथियों।